सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। आज इस बुलेटिन में बात होगी बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक वोटिंग लिस्ट में हो रही धांधली की, मोदी और नीतीश सरकार पर तेजस्वी यादव के हमले की, देखेंगे वंतारा मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्यों उठे सवाल, बीजेपी को सबसे ज्यादा चुनावी चंदा देने वाली कंपनियों की कैसे निकली लॉटरी, जानेंगे क्यों बंगाल में एसआईआर कराने की हड़बड़ी में है चुनाव आयोग, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से मिले आदेश को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। टीटीए निवार्यता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी योगी सरकार, दाखिल करेगी रिवीजन याचिका, सीएम बोले हमारे टीचर्स योग्य। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा सुविधाएं नहीं दे सकते तो खत्म कर दे सभी ट्रिब्यूनल, 16 दिसंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। ममता बनर्जी ने केंद्र पर जीएसटी मुआवजा और योजनाओं के फंड रोकने का लगाया आरोप, कहा जीएसटी का 20,000 करोड़ नहीं मिला, योजनाओं के लिए भी नहीं मिलता पैसा। Want to dominate the stock market without risking your own money? शेयर बाजार में तेजी, 594 अंकों की बढ़त के साथ 82,380 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 169 अंकों की बढ़त के साथ 25,239 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग पहले से ही बुरी तरह से फंसा हुआ है। कोर्ट साफ कह चुका है कि अगर किसी भी स्तर पर गड़बड़ी मिली तो वो पूरी एसआईआर की प्रक्रिया को रद्द कर देगा। तो वहीं वोटर लिस्ट को लेकर लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। राहुल गांधी ने दावा किया था कि अभी 65 लाख वोटर काटे हैं, चुनाव से पहले ये जुड़ जाएंगे। बीजेपी के लिए चुनाव आयोग वोट चोरी कराएगा, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। और अब कांग्रेस ने इसे लेकर बड़ा खुलासा किया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। चुनाव आयोग की तरफ से ऐलान किया गया है कि वो पूरे देश में एसआईआर कराने जा रहा है। बिहार में तो ये काम पूरा होने के करीब पहुंच गया है, लेकिन वोटर लिस्ट को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं उसने विपक्ष की नींद उड़ा दी है। एक घर में 100 या 200 नहीं, बल्कि 4-4 हजार वोट मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मकान में रहने वाले लोगों को ही नहीं पता कि ये कौन लोग हैं जो उनके घर में अचानक ही वोटर बन गए। उत्तर प्रदेश में महोबा के जैतपुर गांव में एक घर में 4,271 वोट मिले हैं, और इसका खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से किया गया है। उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई से वोटिंग लिस्ट का जब सर्वे कराया तो गांव के एक मकान से ही 4,271 वोटरों का रजिस्ट्रेशन मिला। हैरानी की बात यह है कि ये मकान सिर्फ 3 कमरों का है और मकान मालिक को खुद नहीं पता कि इतने सारे वोट उसके पते पर कैसे दर्ज हो गए। तो दूसरी तरफ बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया में 4 लाख नए मतदाताओं को जोड़ा गया है। अब इन नए मतदाताओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जोड़े जा रहे नए वोटरों में अधिकांश की उम्र 40 से ज्यादा है। इसे लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्नेत ने कहा कि बिहार में चुनावी धांधली अब भी जारी है। चुनाव आयोग ने 4 लाख नए मतदाताओं के नाम जोड़े हैं। नए मतदाताओं में से केवल 27% ही 18 से 20 साल की उम्र के हैं, बाकी सभी इससे ऊपर के हैं। इसमें कुछ लोग तो 100 साल के भी हैं। इसके अलावा 58% ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपत्ति जताई है और कहा है कि उनके नाम हटाए जाएं। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि बिहार में एसआईआर के नाम पर चुनाव में धांधली करने की पूरी साजिश रची गई है। यानी राहुल गांधी जो दावा कर रहे हैं कि एसआईआर में धांधली हो रही है और उसके खिलाफ वो जल्द ही हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं। ऐसे में राहुल के हाइड्रोजन बम का पूरे देश को इंतजार है। वोट चोरी के मुद्दे पर चुनाव आयोग बुरी तरह से फंस गया है, तो आरोपों से एनडीए भी घिरा हुआ है। बिहार में एनडीए और इंडिया के नेताओं में बयानबाजी छिड़ी हुई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर है और उनकी खामियों को उजागर कर रहे हैं। उन्होंने बिहार अधिकार यात्रा शुरू की है और इस दौरान तेजस्वी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा, साथ ही जनता से कई वादे भी किए। तो क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने, देखिए इस रिपोर्ट में। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। पहले से ही राहुल की वोटर अधिकार यात्रा के चलते बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही थी और अब तेजस्वी की यात्रा ने उसकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। आरजेडी नेता की यात्रा का मकसद बेरोजगारी, महंगाई और नौकरी जैसे मुद्दों को उठाना है। यात्रा के पहले दिन तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला। एनडीए की सरकार को लाठी की सरकार बताया और कहा कि जनता कह रही है कि अब लाठी की सरकार नहीं चलेगी, अब लोगों के हाथ में कलम होगी। लोग नौकरी, न्याय, अधिकार चाहते हैं। लोग इस एनडीए सरकार से तंग आ चुके हैं। बिहार में नौकरी और रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है और हमारा सपना है कि बिहार के हर बेरोजगार व्यक्ति को, चाहे वो पुरुष हो या महिला, नौकरी मिले। जिस तरह से एक मंत्री एक पत्रकार पर हाथ उठाता है, उसे अपशब्द कहता है, उसके कपड़े फाड़ता है, उसका कैमरा छीनने की कोशिश करता है, उसे जबरन अपनी गाड़ी में खींचकर पीटता है, उसे ले जाने की कोशिश करता है, इसे जंगल राज नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे?
तेजस्वी ने साफ किया कि लोगों की एक ही शिकायत है कि बिहार में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। उन्होंने लोगों से वादा किया कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त सरकार देंगे। बिहार चुनाव के असली मुद्दे पढ़ाई, दवाई, कमाई और सिंचाई है, लेकिन एनडीए सरकार हमेशा इन मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाती है। उन्होंने कहा कि इस बार जनता बदलाव के मूड में है। अब जनता इस मामले में क्या सोचती है, बदलाव चाहती है या नहीं, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। बिहार की एनडीए सरकार सवालों के घेरे में है, तो सवाल वंतारा मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी उठ रहे हैं। वंतारा मामले में उद्योगपति अंबानी को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन पर लगे आरोपों को खारिज कर दिया, लेकिन जिस तरह इस पूरे मामले को फटाफट निपटा दिया गया और अंबानी परिवार को तुरंत क्लीन चिट दे दी गई, वो चौंकाने वाला है। कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए हैं। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। वंतारा मामले को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विवाद छिड़ गया है। जिस तरह से ये मामला सामने आया, एसआईटी का गठन हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला भी सुना दिया। अंबानी परिवार को क्लीन चिट मिल गई, उस पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि वंतारा की जांच के लिए 25 अगस्त को एसआईटी बनी। 12 सितंबर को जांच समिति ने सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल की और 15 सितंबर को कोर्ट ने अंबानी को सभी आरोपों से बरी कर दिया। इस तरह 20 दिनों के अंदर बुलेट ट्रेन की रफ्तार से जांच, फैसला सब कुछ आ गया। पार्टी ने कोर्ट में सरकार की तरफ से रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करने की बात को भी रेखांकित किया। आमतौर पर आपने भी सुना होगा कि कोर्ट में पेंडिंग केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है। मामलों में देरी से सुनवाई की वजह से कई बार न्याय मिलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इस मामले में जिस रफ्तार से कोर्ट का फैसला आया वो चौंकाने वाला था। इस पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि काश सभी मामलों को इतनी शीघ्रता और स्पष्टता से निपटाया जाता, बेशक इस रहस्यमय सीलबंद लिफाफे के चक्कर के बिना। दरअसल ये विवाद गुजरात के जामनगर स्थित वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर वंतारा माधुरी नामक हथिनी के शिफ्टिंग को लेकर शुरू हुआ। वंतारा अंबानी परिवार का सेंटर है, ऐसे में उन पर जानवरों की अवैध रूप से बिक्री के आरोप लगने लगे, लेकिन अब कोर्ट ने उन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। लेकिन कोर्ट के इस फैसले ने मोदी सरकार पर अंबानी अडानी को फायदा पहुंचाने के आरोपों को बल दे दिया है। साथ ही कोर्ट की निष्पक्षता पर भी सवाल उठ रही हैं। वंतारा मामले में शुरू हुआ विवाद खत्म होता नहीं दिख रहा, तो मेघा इंजीनियरिंग का नाम एक बार फिर चर्चा में आ गया है। इस बार ये मामला एक नए प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। मेघा इंजीनियरिंग को कर्नाटक में भारत का पहला स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने और चलाने का काम मिला है। ये प्रोजेक्ट जितना बड़ा है वो तो चर्चा का विषय है ही, लेकिन मेघा इंजीनियरिंग को ये प्रोजेक्ट मिलने पर भी सवाल उठ रहे हैं और कटघरे में मोदी सरकार है। तो क्यों एक बार फिर विवादों से घिरा मेघा इंजीनियरिंग का नाम? मोदी सरकार से क्या है कनेक्शन, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार पर पहले से ही बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के आरोप लगते रहे हैं, चाहे वो अंबानी हो या अडानी। विपक्ष की तरफ से लगातार इस तरह के आरोप मोदी सरकार पर लगाए जा रहे हैं और अब इस सूची में एक और नाम जुड़ गया, मेघा इंजीनियरिंग का। दरअसल मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, जिसके तहत कंपनी देश का पहला प्राइवेट सेक्टर का स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी एसपीआर बनाने और चलाने का काम करेगी। ये प्रोजेक्ट लगभग 5,700 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। 5 साल में ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा और अगले 60 साल तक मेघा इंजीनियरिंग इसे चलाएगी, यानी आने वाले वक्त में इस प्रोजेक्ट से कंपनी को बड़ा फायदा मिलने वाला है। मेघा इंजीनियरिंग का नाम इससे पहले भी सुर्खियों में छाया था, जब सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सार्वजनिक किया था। उसमें बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा देने वाली कंपनी थी मेघा इंजीनियरिंग। उसने 586 करोड़ का चंदा दिया था और 966 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे थे। ये रकम उसकी कमाई से भी ज्यादा थी, जिसके बाद कई तरह के सवाल उठे थे कि क्या कंपनी की तरफ से ये राजनीतिक दलों को रिश्वत दी गई थी। वैसे सीबीआई की तरफ से पहले भी मेघा इंजीनियरिंग के खिलाफ 315 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में कथित रिश्वत लेने के मामले में जांच बैठाई गई थी। और अब जब कंपनी को इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया है तो दावा यह भी किया जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से चंदे के बदले उसे फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में मोदी सरकार गंभीर सवालों से घिर गई है। मेघा इंजीनियरिंग का नाम एक बार फिर विवादों से घिर गया है। वहीं मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर भी विवाद अब तक नहीं थमा और चुनाव आयोग पूरे देश में इस प्रक्रिया को लागू करने में जुट गया है। बिहार में जो सवाल उठे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब तक नहीं आया और अब आयोग पश्चिम बंगाल में इस प्रक्रिया को लागू करने के लिए मैदान में उतर गया है। अधिकारियों को प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। ऐसे में आयोग की इस जल्दबाजी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर विपक्ष का विरोध जारी है। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में सख्त नजर आ रहा है। उसने साफ कर दिया है कि अगर चुनाव आयोग की गलती पाई गई तो पूरी प्रक्रिया ही रद्द हो जाएगी और कोर्ट का फैसला केवल बिहार के लिए नहीं होगा बल्कि पूरे देश में लागू होगा।
ऐसे में एक तरफ कोर्ट ने चुनाव आयोग और इस प्रक्रिया को चुनौती देने वाले सभी पक्षों को अगली सुनवाई तक अपनी दलीलें तैयार करने के निर्देश दिए हैं, तो चुनाव आयोग अपनी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में जुट गया। पश्चिम बंगाल में एसआईआर लागू करने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है। एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि आने वाले दिनों में पूरे राज्य के सहायक जिला मजिस्ट्रेट और निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों यानी ईआरओ को प्रशिक्षित किया जाएगा, जिसके बाद ये अधिकारी बीएलओ को ट्रेनिंग देंगे और वे जमीनी स्तर पर जाकर मतदाताओं के बीच एसआईआर प्रक्रिया को पूरा करेंगे। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि प्रशिक्षक बूथ स्तर के अधिकारियों यानी बीएलओ को मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया को सटीक ढंग से पूरा करने के लिए ट्रेन करने में सक्षम हो। एडीएम और ईआरओ की ट्रेनिंग पूरी हो जाने के बाद बीएलओ को एसआईआर अभियान के तहत फॉर्म भरने में मतदाताओं की मदद करने के निर्देश दिए जाएंगे, यानी ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जिस तरह चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में इस प्रक्रिया को लागू करने में जल्दबाजी दिखा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी इंतजार नहीं कर रहा, टीएमसी समेत इंडिया गठबंधन के तमाम दलों की आपत्तियों को नजरअंदाज कर रहा है, ऐसे में उसकी मंशा पर सवाल गहराते जा रहे हैं, क्योंकि 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव आयोग अभी ही इस प्रक्रिया को वहां क्यों जबरन लागू करने में जुटा हुआ है, ये सवाल और मजबूत होते जा रहे हैं। बहरहाल अब देखना ये होगा कि क्या आयोग इस प्रक्रिया को पूरा कर पाएगा, क्योंकि उसके सामने चुनौतियां भी बहुत हैं। बंगाल में चुनाव आयोग के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं, तो इस वक्त एनडीए को भी कई बड़ी चुनौतियों से गुजरना पड़ रहा है। मेघालय में एनडीए की सरकार में एक साथ 8 मंत्रियों ने इस्तीफे दे दिए। मंत्रियों के इस्तीफे के बाद राज्य का सियासी पारा अचानक हाई हो गया। एक के बाद एक 8 मंत्रियों ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। तो क्यों हुए मंत्रियों के इस्तीफे? This is why I stopped shopping with मेघालय में मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार में जबरदस्त टकराव की स्थिति देखी जा रही है। विधायकों की नाराजगी की लगातार खबरें सामने आ रही थी और अब अचानक ही 8 मंत्रियों के इस्तीफे की खबर भी सामने आ गई, जिसके चलते कॉनराड संगमा के नेतृत्व वाली सरकार संकट में आती दिखाई दे रही है। इस्तीफा देने वाले मंत्रियों में एनपीपी, यूडीपी, एचएसपीडीपी और बीजेपी के मंत्री शामिल हैं। जिन मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है उनमें एनपीपी के अम्पारिन लिंगदो, कोमिंगोन यम्बोन रक्कमे, संगमा और अबू ताहिर मंडल, यूडीपी के पोल लिंगदो और किरमेन शाइला, एचएसपीडीपी के शक्लियार वारजरी और बीजेपी के एएल हेग शामिल हैं। मेघालय में मंत्रियों की संख्या 12 है और इनमें से 8 मंत्रियों के इस्तीफे की खबर से सियासी हलचल मच गई है। बाद में 7 नए मंत्रियों को शपथ भी दिलाई गई। दरअसल मेघालय में फरवरी 2023 में विधानसभा चुनाव हुए थे। चुनाव के बाद कॉनराड संगमा के नेतृत्व में सरकार बनी, लेकिन सरकार बनने के बाद से ही सहयोगी दलों के बीच खटपट की खबरें आ रही थी और यही कारण है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मेघालय की दोनों ही सीटों पर एनडीए चुनाव हार गया था और इसके बाद से ही टकराव की स्थिति दिखाई दे रही थी और अब 8 मंत्रियों से इस्तीफा लेकर कॉनराड संगमा बगावत को रोकने की कोशिश में जुटे हुए हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से मिले आदेश की। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज है। लगातार ये मांग उठ रही है कि राज्य में निकाय चुनाव कराए जाए, लेकिन बीजेपी की सरकार इसे टालती जा रही है। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार निकाय चुनाव कराने को तैयार नहीं दिख रही। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बड़ा आदेश दिया है। तो क्या आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को महाराष्ट्र में सभी स्थानीय निकाय चुनाव 31 जनवरी 2026 तक कराने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने आयोग को यह भी साफ कर दिया कि इसके बाद अब कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा। कोर्ट ने यह निर्देश दिया कि सीमांकन यानी डीलिमिटेशन की प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2025 तक पूरी हो जानी चाहिए, ताकि इसका हवाला देकर इसे मुद्दा बनाकर चुनाव टालने की कोशिश न की जा सके। दरअसल राज्य चुनाव आयोग ने बार-बार राज्य में निकाय चुनाव टालने के पीछे के कारणों में ईवीएम की कमी, बोर्ड परीक्षा के कारण स्कूलों की अनुपलब्धता और कर्मचारियों की तैनाती में देरी को बताया। ऐसे में इस बार कोर्ट ने कहा कि मार्च 2026 में होने वाली बोर्ड परीक्षाएं चुनाव टालने का आधार नहीं बन सकती और स्टेट इलेक्शन कमीशन समय पर निर्देशों का पालन करने में विफल रहा है। आपको याद होगा कि मई में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से 4 हफ्ते में नोटिफिकेशन जारी करने को कहा था, लेकिन मॉनसून का बहाना बनाकर चुनाव टाल दिया गया। चुनाव आयोग काफी वक्त से कोर्ट की बात को टालता आ रहा है और अब 3 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है निकाय चुनाव हुए और बीजेपी पर अब ये चुनाव टालने के आरोप लगते रहे हैं। फडणवीस सरकार निकाय चुनाव कराने को तैयार नहीं है। 3 साल से बीजेपी वाले बीएमसी में बिना चुनाव के मनमर्जियां चला रहे हैं।